हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि हमें पता है हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों सॉल्यूशन, और हमने हमारी पिछली क्लास तक बात कर ली थी सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। और आज जैसा कि हमें पता है आज हमें बात करनी है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। किसकी बात करनी है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो बच्चों जब बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की तो हमें पता है लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। हमने क्लासिफिकेशन किया था ना सॉल्यूशन का, हमने क्लासिफिकेशन किया था सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। तीन कैटेगरी बनाई थी हमने, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने तीन कैटेगरी बनाई थी। आउट ऑफ दीज थ्री वन इज द liquid solutions, and the liquid solution is the one which is present in the liquid form. It means the physical state of the solution is liquid, and we also know that the physical state of the solution depends upon the physical state of solvent. So in the case of liquid solution the solvent is always liquid, clear, and the solute may vary from solid, liquid to gas, clear. In the liquid solution the solvent is always liquid, but the solute may vary. It may be solid, it may be liquid, or it may be a gas, clear. It means the liquid solution can further classified into three subcategories. One is the gas in liquid, second one is the liquid in liquid, and third one is the solid in liquid. These are the three subcategories of liquid solutions depending upon the physical state of solute particles. If the solute is gas, the solution is gas in liquid. If the solute is liquid, the both are liquid, so the solution is liquid in liquid. And if the solute particles are in the solid form, the solution is termed as solid in liquid. It means the liquid solutions are further subcategorized into three categories, clear. Out of these three, gas and liquid solutions we have already discussed, in which we studied the Henry's law. याद है बच्चों, जब हमने हेनरीज लॉ की बात की थी तब किस टाइप के सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस की। तो इसके बारे में हमने बात कर रखी है ऑलरेडी। आज बच्चों हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में? लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। अब जो थर्ड कैटेगरी बच गई आपकी, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस। तो उसके बारे में बच्चों बात करेंगे हम जब हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तब हम किस टाइप के सॉल्यूशंस की बात करेंगे? तब हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस की। तो आज हमें बात करनी है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस में किस टाइप के सॉल्यूशन की? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की। किस सॉल्यूशंस के बारे में बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशंस की। द सॉल्यूशन इन विच बोथ सॉल्यूट एज वेल सॉल्वेंट आर लिक्विड, क्लियर। अब बिफोर स्टार्टिंग द लिक्विड सॉल्यूशंस लेट्स हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द वेपर प्रेशर। एक्चुअली कि वेपर प्रेशर होता क्या है उसका हम एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो जो टर्म है बच्चों वेपर प्रेशर, उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि वेपर प्रेशर दरअसल है क्या। मान लें कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर बच्चों हमारे पास, ये कंटेनर क्लोज है। इस कंटेनर में हमने कोई एक वोलेटाइल लिक्विड दे रखा है बच्चों। कैसा लिक्विड हमने ले रखा है? एक वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मींस द लिक्विड विच कैन कन्वर्ट इनटू वेपर इजीली, क्लियर। सच लिक्विड्स आर नोन एज वोलेटाइल लिक्विड। तो हमने इस कंटेनर में कैसा लिक्विड दे रखा है? एक वोलेटाइल लिक्विड ले रखा है। अब हमने इस कंटेनर के नीचे क्या लगा दी? हमने इसके नीचे आग लगा दी, है ना। आग लगा दी, इससे क्या होगा? इसका टेम्परेचर राइज होगा, इस लिक्विड का टेम्परेचर राइज होगा ना। जब इस लिक्विड का टेम्परेचर राइज होगा तो जो लिक्विड यहां पर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा बच्चों? वो कन्वर्ट होगा वेपर फेज में। याद करो, वंस अपॉन ए टाइम इन क्लास 11th देयर वाज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जब टेम्परेचर राइज होगा बच्चों तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। ये लिक्विड फॉर्म है और ये इसकी वेपर फॉर्म है, क्लियर।
अब जब वेपर बनेगी इस लिक्विड के बच्चों यहां पर, तो इनिशियली अमाउंट ऑफ वेपर कम होती है, स्टार्टिंग में तो वेपर कम रहेगी ना हमारे पास। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अमाउंट ऑफ वेपर भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब हमें पता है जब वेपर यहां पर फॉर्म होगी बच्चों, तो ये वेपर कहां स्ट्राइक करेगी, ये इस कंटेनर की वॉल पर भी स्ट्राइक करेगी, ये इस कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक करेगी। जब इस कंटेनर की वॉल पर ये स्ट्राइक करेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। क्लियर। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली लिक्विड कन्वर्ट हुआ किसमें बच्चों, वेपर में कन्वर्ट हुआ, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन बोल देते हैं। तो इनिशियली कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा, इनिशियली वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो डोमिनेट करेगा, और जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो रिसेसिव फॉर्म में रहेगा, वो उसकी जो रेट है वो कम रहेगी। क्लियर। जैसे जैसे वेपर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेपर की अमाउंट बढ़ती जाएगी बच्चों, वैसे वैसे जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा बच्चों, जहां पर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है आपकी, वो इक्वलाइज हो जाएगी किसके बच्चों, वो इक्वल हो जाएगी आपकी रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो दोनों जो रेट है, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों हम, इस कंडीशन को बोल देंगे इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को मैंने इक्विलिब्रियम बोल दिया। अब एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन के ऊपर जो वेपर है बच्चों, यहां पर ये जो वेपर है, ये इस लिक्विड के सरफेस पे क्या डालती है, प्रेशर डालती है। इनफैक्ट चारों तरफ प्रेशर डाल रही है, ये इस कंटेनर की वॉल पे भी डाल रही है, लिक्विड के सरफेस पे भी डाल रही है। तो जो ये वेपर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डाल रही है ना, कब, इस कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन बच्चों, इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम the pressure exerted by the vapor on the surface of liquid is known as vapor pressure। तो ये होगी बच्चों वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। क्लियर हुई। क्या होगी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, the pressure exerted by the vapor on the surface of liquid at the time of equilibrium is known as vapor pressure। The pressure exerted by the vapors on the surface of liquid at the time of equilibrium इज नोन एज वेपर प्रेशर। यानी इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो वेपर्स हैं, जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसी प्रेशर को क्या बोल देंगे बच्चों हम, उसी प्रेशर को बोल देंगे हम वेपर प्रेशर। क्लियर। तो ये होगी बच्चों वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। क्लियर हुई बात। अब थोड़ी बात और करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इस वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। भी एक दो फैक्टर्स, कोई ना कोई तो फैक्टर होंगे ना जो वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें बच्चों, तो दो मेन फैक्टर्स निकल के आते हैं हमारे पास, दो मेन फैक्टर्स निकल के आएंगे। वन इज द नेचर ऑफ लिक्विड एंड अनदर वन इज द टेम्परेचर। दो मेन फैक्टर है बच्चों जो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो दो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी हमें बात करनी है। दीज आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। क्लियर। तो बात करें इनके बारे में, तो जो पहला फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर बात करें बच्चों, तो नेचर ऑफ लिक्विड में हम डिस्कस करेंगे इनके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस के ऊपर। हमें पता है किन्हीं लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल्स हैं किन्हीं लिक्विड के, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन जितना वीक होगा, ये उतने ही जल्दी एक दूसरे से दूर होंगे और उतने ही जल्दी किस में कन्वर्ट होंगे बच्चों, उतने ही जल्दी ये कन्वर्ट होंगे वेपर के अंदर। क्लियर। इट मींस जितना इंटरेक्शन वीक होगा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पर उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस वी कैन से वीकर इज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर एज वेल एज वेपर प्रेशर। क्लियर। तो वेपर प्रेशर जो है वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जितना वीक होगा,
वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। क्लियर? तो ये हुआ पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर की बात करें, दैट इज द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हमें पता है टेम्परेचर राइज होगा, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज होगी, और वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, वो भी इंक्रीज होगा। इट मींस हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। तो ये हो गए दो फैक्टर्स बच्चों जो क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? अब हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, या फिर इसको यूं बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। अब इसको एक्सप्लेन किया था राउल्ट्स ने, तो यहां पर उनके नाम पर एक लॉ आता है, दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। तो बात करें बच्चों राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल अगेन हमारे पास वही कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है बच्चों, और इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है, जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, और दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है और दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है। वन इज द कंपोनेंट ए, अनदर वन इज द कंपोनेंट बी। एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें दो कंपोनेंट है, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट है। क्लियर हुई बात? अब यदि हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमें पता है दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। ए जो कंपोनेंट है वो भी वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ए की वेपर बनेगी यहां पर, और जो बी कंपोनेंट है वो भी वेपर में कन्वर्ट होगा, और उसकी भी क्या बनेगी, वेपर फॉर्म होगी। क्लियर? अब ए की जो वेपर बनेगी वो भी प्रेशर डालेगी लिक्विड पर, बी की जो वेपर बनेगी वो भी बी के ऊपर क्या डालेगी, वो भी उस लिक्विड पे क्या डालेगी, वो भी प्रेशर डालेगी। हम मान लें कि जो ए का वेपर प्रेशर है वो है पी ए, और जो बी का वेपर प्रेशर है वो है आपका पी बी। ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए है, और बी का जो वेपर प्रेशर है वो पी बी है। अब डिपेंड करेगा कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी की कंपैरेटिवली मोल फ्रैक्शन है वो क्या है। ए की जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी, या फिर हम बात करें ए के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही ज्यादा ए किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, उतना ज्यादा कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में कन्वर्ट होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी वेपर फॉर्म होगी, और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ही उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। इट मींस हम बात कर सकते हैं कि ए के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे लिक्विड में, ए की वेपर भी उतनी ही ज्यादा बनेगी और ए की वेपर प्रेशर भी उतनी ही ज्यादा होगी, और ए के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो ए की मोल फ्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस हम बात कर सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर डिपेंड कर रहा है। और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बात कर सकते हैं दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। और यही है बच्चों आपका राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। तो स्टेटमेंट क्या आपके राउल्ट्स लॉ का, राउल्ट्स लॉ बोलता है दैट the partial vapor pressure of any of the component is directly proportional to its mole fraction in the solution. The partial vapor pressure of any of the component is directly proportional to its mole fraction in the solution. That is the statement of Raoult's law. तो अब राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता है पी ए किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, पी ए डिपेंड करेगा काई ए पे। इट मींस पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यदि हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, और राउल्ट्स ने यहां पर जो कांस्टेंट लिया था दैट इज पी ए नोट। क्या बच्चों, पी ए नोट। अब पी ए नोट क्या है, पी ए क्या था, पी ए है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पी ए क्या बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। और पी ए नोट जो है बच्चों, पी ए नोट है आपका
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, यानी एट द सेम टेम्परेचर यदि यहां पर प्योर ए लिक्विड होता, यदि यहां पर प्योर लिक्विड ए होता तो वहां पर जो ए का वेपर प्रेशर होता वो कैसा होता, वो ए का प्योर वेपर प्रेशर होता, और उसको किससे डिनोट किया गया, यहां पर उसको डिनोट किया गया पी ए नोट से। क्लियर? तो यहां पर जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी ए नोट काई ए। तो ये हमने बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बी के रिस्पेक्ट में भी बात करें तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, एंड सिमिलरली पीबी इक्वल टू पीबी नोट काई बी। क्लियर हुई बात? तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, पी ए इक्वल्स टू पी ए नोट काई ए एंड पीबी इक्वल्स टू पीबी नोट काई बी। क्लियर बात? अब याद करो जब हमने लास्ट ईयर स्टेट्स ऑफ मैटर की डिस्कशन की थी, इन द स्टेट्स ऑफ मैटर देयर वाज अ लॉ विद द नेम डाल्टन्स लॉ। क्लियर? कौन सा? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। याद आया कुछ? उसके अकॉर्डिंग क्या था कि यदि यहां पर जो वेपर बनी हुई है वो कंपोनेंट ए और बी की मिक्स्ड है यहां पर, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इस गैस का, जो टोटल प्रेशर होगा वो ईच कंपोनेंट के इंडिविजुअल प्रेशर्स की सम के इक्वल होगा। याद आया डाल्टन्स लॉ? यानी डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होगा बच्चों यहां पर पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। अब हमें पता है पी ए क्या है बच्चों, P है इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे इसकी, दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी ए नोट काई ए। तो पी ए की जगह हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, पी टी इक्वल्स टू पी ए की जगह हम रख सकते हैं पी ए नोट काई ए, पी ए नोट काई ए, और पी बी की जगह क्या रख सकते हैं, हम इक्वेशन 2 से लेके आ सकते हैं वैल्यू, दैट इज पी बी नोट काई बी, दैट इज पी बी नोट काई बी। अब हमें यह भी पता है दैट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, वो 1 होता है, यानी काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1 है। तो काई ए क्या आ जाएगा बच्चों यहां से, काई ए इक्वल्स टू 1 माइनस काई बी, काई ए क्या आ जाएगा 1 माइनस काई बी। तो ये जो काई ए है यहां पर, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, इसकी जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस काई बी। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, पी टी इक्वल्स टू पी ए नोट, और काई की जगह क्या रख देंगे बच्चों 1 माइनस काई बी प्लस पी बी नोट काई बी। ओके, अब इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका पी ए नोट माइनस बी, 1 माइनस काई बी है ना ब्रैकेट के अंदर हमारे पास, तो पी ए नोट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज पी ए नोट माइनस पी ए नोट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, काई बी सी, काई बी से, तो आपका क्या हो जाएगा पी ए नोट काई बी, और प्लस में इधर हमारे पास है क्या है, पी बी नोट काई बी, पी बी नोट काई बी है यहां पर। अब इसी टर्म को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज पी ए नोट, इस टर्म को मैं पहले लिख दूं, इसको मैं बाद में लिख दूं, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पी बी नोट काई बी, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा बच्चों पी ए नोट काई बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो दो टर्म है इनमें काई बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये पी टी पैरेलल चल रहा है आपका, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आपका पी टी इक्वल्स टू पी ए नोट प्लस पी बी नोट माइनस पी ए नोट, और काई बी क्या आ गया बच्चों, काई बी आ गया इनका कॉमन। क्लियर? ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसका, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। किसका बच्चों, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। एक बार दोबारा ब्रीफली देख लेते हैं इसको कि है क्या दरअसल। राउट्स ने क्या बोला कि कोई लिक्विड है जहां पर दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, इन दैट केस the partial vapor pressure of any of the component is directly proportional to its mole fraction in the solution. It means Pa directly proportional to Chi A and Pb directly proportional to Chi B. ये बात राउट्स ने बोल दी।
अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी। क्लियर। अब हमें पता है कि पी ए क्या है बच्चों, पी ए आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और पी ए नोट जो आपने कांस्टेंट लगाया वो क्या आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। सिमिलरली पीबी क्या हो जाएगा बच्चों, पीबी हो जाएगा आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एंड पीबी नोट क्या हो जाएगा आपका, पीबी नोट हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, ये हो जाएगा पीबी नोट। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें वैल्यू मिल गई पीए प्लस पीए एंड पीबी की वैल्यू मिल गई। अब हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ रखा है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट टोटल प्रेशर इज द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस। क्लियर। तो पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से पी ए और पी बी की वैल्यू यहां पर रख देंगे हम, पी ए की जगह पी ए नॉट काई ए और पी बी की जगह क्या रख देंगे हम, पी बी नॉट काई बी रख देंगे। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो 1 एंड 2 से इक्वेशन 3 में वैल्यू लिखी हमने, तो हमें मिल गई इक्वेशन 4। क्लियर, ये आ गई। अब हमें पता है काई ए प्लस काई बी क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर काई ए की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस काई बी। तो ये जो टर्म है काई ए, इसके जगह क्या रख देंगे हम, 1 माइनस काई बी रख देंगे। तो काई ए को रिप्लेस कर दिया बच्चों किससे हमने, 1 माइनस काई बी से। तो इक्वेशन 4 किस में कन्वर्ट होगी, वो इसमें कन्वर्ट हो गई। अब यहां पर ये जो ब्रैकेट है इसको हमने ओपन किया, तो पी ए नोट को मल्टीप्लाई किया 1 से तो पी ए नोट आया, माइनस पी ए नोट को हमने मल्टीप्लाई किया काई बी से, तो आपकी टर्म आ गई पी ए नोट काई बी प्लस पी बी नोट काई बी, यहां पर एज इट इज है। क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, हमने अपनी सहूलियत के लिए काम किया थोड़ा सा। क्लियर। तो ये टर्म हमने यहां नोट कर दी और इसको हमने बाद में लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर काई बी क्या आ रही है बच्चों, काई बी आ रहा है यहां पर कॉमन आ रहा है, तो काई बी को बाहर ले लिया और फाइनली जो इक्वेशन बन गई आपकी, दैट इज पी टी इक्वल्स टू पी ए नोट प्लस पी बी नोट माइनस पी ए नोट काई बी। ये आ गया आपके राउट्स लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर हुई बात। अब इस डेरिवेशन को आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो करना है कर सकते हो, है ना। इसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना है बच्चों, है ना। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात और करते हैं, एक दो बातें और करते हैं यहीं से ही। अब मुझे एक दो इक्वेशंस की यहां पर जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूं। एक दो इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पर, जिसकी हम बात करेंगे। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी। इक्वेशन 1 क्या आई थी बच्चों, इक्वेशन 1 आई थी पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए। इक्वेशन 2 क्या थी बच्चों हमारे पास, इक्वेशन 2 थी पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी। इनको हटा दें। इसके अलावा एक इक्वेशन है हमारे पास पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, एंड जो फाइनल इक्वेशन आई है दैट इज पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी। क्लियर। ये 3-4 इक्वेशंस है जो हमें अब काम में लेनी है यहां पर। बाकी बातों को मैं एक बार हटा रहा हूं। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आई है ना हमारे पास, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड द फाइनल इक्वेशन, इन इक्वेशन की हेल्प से हम यहां पर कुछ प्लॉट्स ड्रॉ करेंगे, है ना। कुछ क्या, एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे, एक प्लॉट के अंदर ही हम 2-3 प्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे। गौर से देखो बच्चों, जो फाइनल इक्वेशन आई हमारे पास, ये इक्वेशन है ना, आपने मैथमेटिक्स में कहीं पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी आपने मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बच्चों हम अप्लाई करें, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस टाइप की इक्वेशन को कोई इक्वेशन फॉलो करती है तो वो
किसका एग्जाम्पल होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का एग्जाम्पल होता है। इट मीन्स वहां पर y और x के बीच में यदि हम प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करें, y वर्सेस x यदि हम कोई प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो हमें हमें किस टाइप का प्लॉट मिलेगा, हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट। क्लियर? इट मीन्स ये जो फाइनल इक्वेशन आई है दैट इज पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी, तो ये आपका y ले लेते हैं हम इसको m x एंड c। क्लियर? तो ये भी अपने आप में क्या बच्चों, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। क्लियर हुई? ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे हमें क्या लेना है बच्चों, x एक्सिस पे लेना है हमें काई b। क्या लेना है, काई b लेना है। तो एट द ओरिजिन के ऊपर जो काई b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी 0। यानी यहां पर काई b क्या होगी बच्चों, 0 होगी ओरिजिन पर। अब हमें पता है यदि काई b 0 होगी तो काई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि काई b 0 है तो काई a 1 हो जाएगी, बिकॉज काई a प्लस काई b की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो काई b 0 है तो काई a क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर 1 हो जाएगी। क्लियर? ये आपका x कोऑर्डिनेट। अब यहां पर काई b की वैल्यू 0 है, जैसे से हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे काई b की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। काई b की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और वो वैल्यू कहां तक जा सकती है मैक्सिमम, वो वैल्यू काई b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, काई b की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। भी किसी की भी मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 हो सकती है ना। तो हम एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। यहां पर मान लें कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर काई b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, काई b की वैल्यू मान लें हम यहां पर 1 हो गई। अब यदि काई b की वैल्यू 1 हो गई तो हमें पता है काई a कितना हो जाएगा बच्चों, काई a 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। काई a और काई b का सम हमेशा 1 होता है। यहां पर काई b 0 था तो काई a 1 था। जैसे से लेफ्ट टू राइट मूव करते जाओगे काई b की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो हाँ, तो साइमल्टेनियसली काई a की वैल्यू क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो काई a की वैल्यू 1 से किसकी तरफ मूव करेगी, वो कितनी हो जाएगी, वो फाइनली 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इनके बीच हम कहीं प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ये है y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इंटरसेप्ट है और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर? तो हमें जो प्लॉट मिलेगा बच्चों, हमें प्लॉट कुछ ऐसा मिलेगा, कैसा मिल जाएगा, ऐसा प्लॉट मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। क्लियर? मिल गई स्ट्रेट लाइन। अब बात करें यहां पर ये जो पॉइंट है ये क्या है बच्चों, ये इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट हमें भी पता क्या है, c, दैट इज पी ए नोट। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये कौन सी वैल्यू है, ये है आपकी पी ए नोट। क्या है बच्चों, पी ए नोट है ये। क्लियर? अब गौर से देखो यहां पर, अब दो लाइनें और बढ़ाएंगे हम यहां से। इक्वेशन 1 को देखो गौर से आप, इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, पी ए इक्वल्स टू पी ए नोट काई ए। अब एट द टाइम ऑफ, अब एट द ओरिजिन यहां पर काई ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, काई ए की वैल्यू 1 है, काई ए की वैल्यू 1 है। यदि काई ए की वैल्यू 1 होगी तो पी ए किसके इक्वल होगा, पी ए नोट के इक्वल होगा। पी ए किसके इक्वल होगा, पी ए नोट के इक्वल होगा। याद करो जब हमने पी ए नोट की बात की थी तो पी ए नोट क्या था, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। यानी काई ए यदि 1 है, काई ए 1 होने का मतलब उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, तभी उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आई है, 1 आई है। इट मींस यदि वहां पर एक ओनली ए कंपोनेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर, दैट इज पी ए नोट। इट मींस पी ए किसके इक्वल होगा बच्चों, पी ए नोट के इक्वल होगा। क्लियर? तो यहां पर यही क्या है बच्चों, यही पी ए नोट है और यही क्या है यहां पर पी ए है। क्लियर? और यही क्या है, टोटल प्रेशर भी है। यही क्या है बच्चों, यही टोटल प्रेशर भी है। कैसे, बिकॉज काई बी की वैल्यू 0 है, यहां पर काई बी की वैल्यू 0 है तो काई बी 0 हो गया तो ये टर्म 0 है, तो पी टी किसके इक्वल है, पी ए नोट के इक्वल है। यानी यही क्या है यहां पर, ये टोटल प्रेशर भी है। तो ये जो पॉइंट है यही टोटल प्रेशर है, यही वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, यही वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए है। क्लियर? अब जैसे से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे हमें पता है काई ए की वैल्यू क्या होती जा रही है बच्चों, काई ए की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है।
काई ए की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, यहां तक आते 0 हो जाएगी वो। जब काई ए की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो पी ए की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बच्चों, डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज वी नो दैट पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। क्लियर, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। तो काई ए की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ जब डिक्रीज होगी तो साइमल्टेनियसली पी ए की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो यहां से पी ए की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी नीचे की तरफ। और हमें पता है अल्टीमेटली काई ए की वैल्यू 0 हो रही है, जब काई ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पी ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, वो भी 0 हो जाएगी। इट मीन्स यहां से एक लाइन खींचेंगे हम, वो भी कैसी लाइन आएगी, वो भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज इक्वेशन कौन सी आपकी, इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन 1 चाहिए, दैट इज पी ए नॉट काई ए। क्लियर, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना बच्चों में, थोड़ा सा क्या बनाना है, स्ट्रेट बनाना है। आप रूलर यूज कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट बने। क्लियर, तो ये आ गई बच्चों पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए की लाइन हमने प्लॉट कर दी। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी। क्लियर, इस पॉइंट पर जाएं हम, यहां पर काई बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, काई बी की वैल्यू 1 है एंड काई ए की वैल्यू 0 है। जब काई बी की वैल्यू 1 है, जब काई बी की वैल्यू 1 है तो पी बी किसके इक्वल होगा बच्चों, पी बी नॉट के इक्वल होगा। पी बी किसके इक्वल होगा, पी बी नॉट के इक्वल होगा, पी बी नॉट के इक्वल होगा। और वही क्या होगा, पी बी नॉट के इक्वल होगा। और यहां पर पी ए कितना होगा, पी ए हो चुका है 0, पी ए 0 हो चुका है। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए और पी बी का सम होता है। पी ए तो 0 हो चुका है और पी बी यानी पी टी किसके इक्वल हो गया, पी बी के इक्वल हो गया। और पी बी कितना हो गया, पी बी नॉट। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा, ये जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर किसके इक्वल है बच्चों, ये पी बी नॉट के इक्वल है। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं इसको। इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर हमें पता है, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, पी एंड पी बी के इक्वल होता है। अब इस पॉइंट पर पी ए तो 0 है, बिकॉज काई ए की वैल्यू 0 होगी, तो पी ए की वैल्यू तो होगी 0, पी ए 0 हो गया। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा बच्चों, वो पी बी के ही इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, पी बी के इक्वल ही आएगा। यानी ये जो पॉइंट है ये टोटल प्रेशर का पॉइंट है और यही पॉइंट किसका भी है, ये पॉइंट पी बी का भी है। अब हमें ये भी पता है यहां पर काई बी की वैल्यू 1 है, काई बी की वैल्यू 1 है तो पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, काई बी की वैल्यू 1 रखते ही पी बी की वैल्यू आ गई पी बी नॉट के इक्वल। तो ये पॉइंट दरअसल क्या हो गया, वो हो गया पी बी नॉट। क्लियर हुई बात। अब यहां से राइट से हम लेफ्ट की तरफ यदि आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो यहां पर काई बी की वैल्यू 1 है और लेफ्ट की तरफ आते आते काई बी की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी काई बी की वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ आने पर डिक्रीज हो रही है। इट मींस इस टर्म, इस इक्वेशन पे अप्लाई करिए यदि हम इस कंडीशन को, तो राइट से लेफ्ट आने पे काई बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। काई बी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पी बी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो यहां से ये जो पॉइंट है पी बी का वो डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली हमें पता है काई बी की वैल्यू 0 आ रही है तो पी बी भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन यहां से कुछ इस टाइप की ये जाएगी। क्लियर। तो ये तो इक्वेशन कौन सी थी बच्चों, वो थी पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए, और ये इक्वेशन क्या थी आपकी, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी। और ये जो है ये आपकी टोटल प्रेशर की है, दैट इज पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर हुई बात। ये बन गया आपके राउट्स लॉ का प्लॉट, ये वो आपके राउट्स लॉ का प्लॉट। एक बार हल्की सी ब्रीफिंग कर लेते हैं क्योंकि बाद में बड़ा पजल हो जाता है, क्योंकि बाद में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये जो प्लॉट आपका। दोबारा हल्का से ब्रीफ आइडिया लेते हैं। अब हमने जब राउट्स लॉ की बात की थी, हमने 2-3 इक्वेशंस बनाई, हमने 2-3 इक्वेशंस डिस्कशन की थी वहां पर। वन इज द पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी, इसको भी हम बीच में काम में लेंगे कहीं। और फाइनली इक्वेशन हमारे पास ये आई थी। अब हमें पता है ये इक्वेशन किसको फुलफिल कर रही है, किस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, ये फुलफिल कर रही है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इट मींस इस लाइन से कोई प्लॉट बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट बनेगा। क्लियर। अब हमें पता है y एक्सिस पे क्या है बच्चों, पार्शियल प्रेशर है या प्रेशर है, और x एक्सिस पे क्या हमारा काई बी है। तो हमने x एक्सिस पे क्या ले लिया, काई बी ले लिया। अब जब x एक्सिस पे काई बी ले लिया तो हमें पता है एट द ओरिजिन काई बी की वैल्यू 0 होगी। अब काई बी की वैल्यू 0 है तो काई ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो काई ए 1 आ गया।
अब लेफ्ट से राइट चलने पर काई बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और हमें पता है एक्सट्रीम वैल्यू जो काई बी की पॉसिबल है वो क्या है, वो 1 है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। और जहां पर काई बी की वैल्यू 1 होगी वहां पर काई ए की वैल्यू क्या होगी, वो 0 हो जाएगी अगेन, बिकॉज दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस होगी, इस पे हमें बात करनी है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हमने बनाई ली थी, ये हमने क्या बना ली थी, एक स्ट्रेट लाइन बना ली थी इससे। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर ये जो टोटल प्रेशर है, इक्वेशन 1 अप्लाई करें यहां पर, तो पी ए किसके इक्वल है, पी ए नॉट काई ए, तो काई ए की वैल्यू 1 है, तो पी ए किसके इक्वल आएगा बच्चों, पी ए आ जाएगा पी ए नॉट के इक्वल। और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे काई ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, काई ए डिक्रीज होगा तो पी ए डिक्रीज होगा, तो ये लाइन धीरे धीरे डिक्रीज होती फाइनली 0 हो जाएगी। एंड सिमिलरली पी बी की वैल्यू भी राइट से लेफ्ट आने पर डिक्रीज होती जाएगी, या फिर हम यूं बात करें लेफ्ट से राइट जाने पर वो इंक्रीज होगी, बिकॉज लेफ्ट में वैल्यू 0 है तो राइट तक जाते जाते वो 1 हो जा रही है, तो पीबी की वैल्यू 0 से वो पीबी नोड तक पहुंच जाएगी। और ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, आपकी टोटल प्रेशर की लाइन है, जो हमेशा पीए और पीबी के सम के इक्वल होगी। क्लियर। तो ये हुआ बच्चों आपका राउल्ट्स लॉ। क्या हुआ आपका, राउल्ट्स लॉ। एक बार फिर इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, the partial vapor pressure of any of the component is directly proportional to its mole fraction present in the solution. The partial vapor pressure of any of the component is directly proportional to its mole fraction present in the solution. That is the statement of Raoult's law. That is the expression of Raoult's law. और हमने डेरिवेशन की बात कर ली, हमने इस पे बेस्ड प्लॉट की भी बात कर ली। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जो इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं इसके बाद में, तो वो आपको सॉल्व करना है बच्चों। क्लियर हुई बात। तो ये हुआ आपका राउल्ट्स लॉ। अब एक छोटा सा पॉइंट और है जो राउल्ट्स लॉ से ही हमें बात करनी है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई कंटेनर मान लो हमारे पास जिसमें कोई लिक्विड फिल है, जिसमें जो कंपोनेंट हैं वो दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं बच्चों, वो है आपके वोलेटाइल कंपोनेंट्स। मान लो कि कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है, तो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी यहां पर प्रेजेंट है, दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट है, और दोनों की जो वेपर फॉर्म होगी उनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज द पी ए एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज द पी बी। अब पी ए डिपेंड करेगा काई ए पे और पी बी डिपेंड करेगा काई बी पर। काई ए एंड काई बी क्या है बच्चों, काई ए एंड काई बी है मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन काई ए और कंपोनेंट की बी की मोल फ्रैक्शन काई बी है। कहां पर है ये मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इनकी मोल फ्रैक्शन है। क्लियर। अब जब सॉल्यूशन के अंदर इनकी मोल फ्रैक्शन ये है, हमें पता है जब ये वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ए की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी, तो वेपर जो फॉर्म हुई है वहां पर ए के भी मोल्स होंगे, बी के भी मोल्स होंगे, तो वहां पर भी मोल्स प्रेजेंट है, तो वहां पर भी हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मान लें कि यहां पर ए की जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए है और बी की मोल फ्रैक्शन वाई बी है। वाई ए किसकी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एंड वाई बी किसकी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। कहां पर, वेपर फेज में। क्लियर। वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द वेपर फेज एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द वेपर फेज। क्लियर। अब वाई ए और वाई बी की हम बात करें, अब सिंपल सी बात करें कि ए के जितने ज्यादा मोल्स वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे, ए के जितने ज्यादा मोल्स वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे उतनी ही ए की वेपर प्रेशर होगा, उतना ही ए का वेपर प्रेशर होगा, और उतनी ही ए की मोल फ्रैक्शन होगी बच्चों किसमें, वेपर फेज में। क्लियर हुई बात। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या है, पी ए है, तो वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि टोटल प्रेशर में से ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, यानी पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो वाई ए जो हुआ है उसकी वैल्यू कहां से निकाल लेंगे हम, वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी बी प्लस वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। अब हमें पता है वाई ए क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। हमने अभी बात की थी डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या था, पीटी था। अब यहां से जो पी ए आएगा बच्चों, पी ए क्या आ जाएगा, वाई ए इंटू पीटी। पी ए क्या आ गया बच्चों, वाई ए इंटू पीटी। एंड सिमिलरली जो पीबी होगा बच्चों, पीबी क्या आ जाएगा आपका, वाई बी इंटू
PT, क्या आ जाएगा YB इंटू PT। तो ये दो एक्सप्रेशन हमने और निकाल लिए जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B इन दी वेपर फेज। क्लियर। कई बार इससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, जहां पर आपसे पूछ लिया जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन दी वेपर फेज। सो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज एज वेल। क्लियर बात। तो ये बात हमने कर ली राउट्स लॉ की कंप्लीट। राउट्स लॉ के हमने स्टेटमेंट की बात कर ली, उसके डेरिवेशन की बात कर ली, उस पे बेस्ड हमने प्लॉट की बात कर ली, और हमने राउट्स लॉ से वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शंस की हमने बात कर ली। अब हमें एक पॉइंट की बात और करनी है बच्चों। वो पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो याद करो बच्चों, जब हमने हेनरीज लॉ की बात की थी, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग the partial pressure of any gas is directly proportional to its mole fraction in the solution। और इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हमने हटाया था तो एक कांस्टेंट लगाया था, दैट इज KH काई। अब कोई गैस है उसको हमने I नाम दे दिया, तो PI इक्वल्स टू KH काई I, है ना। I हमने एक सिंबल दिया है किसी भी गैस के लिए या फिर किसी भी कंपोनेंट के लिए जिस कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है, किसकी, हेनरीज लॉ की। ये था हेनरीज लॉ। आज बच्चों हमने बात की दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। और यहां पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज PI नॉट, PI नॉट। तो ये आ गया राउट्स लॉ। तो हमने बात करनी है दैट राउट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का ही ये क्या है, अपने आप में एक स्पेशल केस है। कैसे है बात करते हैं। हेनरीज लॉ था पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। किस टाइप के सॉल्यूशन की बात हुई थी वहां पर बात हुई थी सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब यही कंडीशन यदि हम अप्लाई कर दें सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पर, तो यहां पर भी तो वही बात हो रही है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। फर्क क्या आ गया, फर्क ये आ गया कि वहां पर तो बात हो रही थी सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड पर, और यहां पर बात हो रही है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पर। क्लियर। यानी जो सोल्यूट है वो हमने गैस की बजाय हमने क्या ले लिया, अब वो लिक्विड दे लिया। तो जो सोल्यूट है वो गैस की बजाय लिक्विड लेते ही जो हेनरीज लॉ है वो एज इट इज अप्लाई हो जाता है। और यहां पर क्या नाम हो जाता है इसका, ये हो जाता है इसका एक हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस जिसको बात की थी राउट्स ने, और उनके नाम पर ये लॉ आ जाता है, दैट इज राउट्स लॉ। इट मींस राउट्स लॉ अपने आप में क्या है कि हेनरी लॉ की एक स्पेशल केस है। क्लियर बात। अब बात करें बच्चों इन दोनों में सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज की। तो पहले बात करें सिमिलरिटीज की। तो सिमिलरिटीज की बच्चों जब हम बात करें तो दोनों में ही क्या बात हुई है, दोनों में ही वोलेटाइल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की बात हुई है। किसके पार्शियल प्रेशर की बात हुई है बच्चों, वोलेटाइल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की बात हुई है। दूसरी बात करें, बात हुई क्या है, बात ये हुई है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। भी जो कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो उसी की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये तो हुई बात किसकी बच्चों, ये बात हुई सिमिलरिटीज की। अब बात करें डिससिमिलरिटीज की। तो डिससिमिलरिटीज की जब बात करें बच्चों तो डिससिमिलरिटीज के नाम पर हमें साफ साफ सामने दिख रहा है कि डिससिमिलरिटीज क्या दिख रही है हमें, ये डिससिमिलरिटीज दिख रही है आपको क्या, कि जो इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है बच्चों वो क्या कर रहा है, यहां पर वेरी कर रहा है। इन द केस ऑफ राउट्स लॉ इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, एंड इन द केस ऑफ हेनरीज लॉ इट इज द एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर। तो दोनों के अंदर ही जो कांस्टेंट है वो वेरी कर रहा है। यहां पर आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है और यहां पर आपका हेनरीज कांस्टेंट है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। क्लियर बात। तो ये हुई बच्चों बात राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो बच्चों आज हमने क्या क्या बात की, आज हमने बात की राउट्स लॉ के स्टेटमेंट की, दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। फिर हमने बात की उसके डेरिवेशन की, फिर हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला और हमने एक प्लॉट ड्रॉ किया। और उसके बाद बच्चों हमने बात की राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ।
क्लियर। तो ये बातें आज हमने की है अबाउट राउट्स लॉ। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। क्लियर। सो विद दीज वर्ड्स हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।